हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी की बात करने वाले हैं। और ये अकाउंटेंसी चाहे कोई भी हम लोग एग्ज़ाम की बात करें उसमें आप लोगों की काम आने वाली है। चाहे हम लोग यूपी की बात करें, यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें, क्योंकि 2022 की वैकेंसियाँ जो हैं वो अभी तक डली हुई हैं, उनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि आप लोग तैयारी करते रहिए, हो सकता है कभी भी आप लोगों को एग्ज़ाम देखने को मिल जाए। ठीक है, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों के एग्ज़ाम हों शुरू और हम लोग उसमें सिलेक्शन लेकर एकदम जिम्मेदारी से अलग हुआ जाए। ठीक है, तो हम लोग बस तैयारी करते रहिए, एक उम्मीद की किरण बनाए रखिए और पढ़ते रहिए लगातार। हम लोग अच्छी तरीके से क्लासों को 1 बाय 1 करेंगे, एक एक क्लास को समझेंगे, क्योंकि बच्चों ने कमेंट किया है कि सर पूरी डिटेल में और स्टेप वाइज क्लासें जो हैं वो बताइए। सिलेबस को भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो हम लोग करने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम को, जहां पर दोहरा लेखा प्रणाली हम लोग कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने एक क्लास इसकी कर ली थी दोहरा लेखा प्रणाली की। ये आप लोगों की पार्ट नंबर 2 रहने वाली है, मतलब कि पार्ट 2 की हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं। क्लास नंबर 2 आप लोगों की आज की क्लास में रहने वाली है। और अगर हम क्लासों की बात करते हैं तो ये क्लासें 15 क्लासें हो चुकी हैं, क्लास नंबर 15 है हम लोगों की। ठीक है, 14 नंबर की क्लास में हम लोगों ने MCQ किए थे और आज की क्लास में भी हम लोग MCQ ही करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग बता दीजिए कि मैं आप लोगों को इनकम टैक्स, जो नया इनकम टैक्स है, जो इस साल हम लोगों को इनकम टैक्स है वो हम लोग पढ़ेंगे। इनकम टैक्स अगर आप लोग कहते हैं तो ठीक है, आयकर को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आयकर हो या फिर हम लोग लागत लेखांकन की बात हो या फिर प्रबंध लेखांकन की बात हो या फिर अंकेक्षण की बात हो, सभी क्लासें पहले से ही ऑलरेडी डली हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आप लोग दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अपना चैनल है, आपका अपना चैनल है, बस आप लोग इसको बढ़ाते रहें, शेयर करते रहें और अपने भाई बंधुओं को साथ में जोड़ते रहें। हम लोग अगर यूपी टेट अगर आता है तो यूपी टेट को भी हम लोग सामाजिक विज्ञान, जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो सामाजिक विज्ञान में आते हैं, सामाजिक जो अध्ययन है उसमें आते हैं, तो हम लोग उसकी भी तैयारी करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ आपको कराने वाले हूँ, तो बस जुड़े रहिए आप लोग और एक आशा की किरण बनाए रखिए। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है। ये एक तरीके से किससे क्वेश्चन है? लेनदार, अगर हम लोग लेनदार मतलब कि होता है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अगर हम लोग भुगतान करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, ये पूछा गया है कि लेनदारों का अगर हम भुगतान करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। कि लेनदारों का अगर हम भुगतान करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमारा भुगतान करेंगे तो कैश इसमें से कम होगा, कैश को क्या होगा, कैश में कमी होगी। और कैश एक कैसी संपत्ति है, तो कैश हम लोगों की संपत्ति है। कैश क्या है? तो कैश संपत्ति है, कैश में क्या होगी, कमी होगी। और साथ में क्या होगी, और एक तरीके से अगर हम भुगतान करेंगे लेनदारों का, तो लेनदार मतलब कि दायित्व है। लेनदार क्या है? दायित्व है, ये दायित्व साइड में लिखते हैं। तो इसमें भी तो कमी होगी, इसमें भी तो क्या होगी, कमी होगी। तो अगर हम लोग इसके सही आंसर की बात करते हैं कि कुल संपत्तियों में वृद्धि होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि संपत्तियों में वृद्धि कैसे होगी? संपत्तियों में तो मतलब कैश से हम लोगों ने कैश निकाल के और उसका भुगतान कर दिया है जिससे उधार लिया है। कुल संपत्तियों में कमी होगी, तो हाँ कमी होगी, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। इससे अच्छा भी ऑप्शन है एक, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। कुल दायित्वों में वृद्धि होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। दायित्वों में वृद्धि नहीं हो रही है, दायित्वों में कमी हो रही है। तो कुल दायित्वों और कुल संपत्तियों में कमी होगी, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कुल संपत्तियों और कुल दायित्वों में क्या होगी, तो कुल संपत्तियों और दायित्वों में जो है वो कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। चाहे एसेट्स की बात करें, एसेट्स में कमी होगी, एसेट्स में क्या होगी, कमी होगी। और लायबिलिटीज़ में भी क्या होगी, लायबिलिटीज़ में भी क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि
ठीक है। फ़ॉन्ट की भी प्रॉब्लम आप लोगों की कम हो गई होगी, क्योंकि फ़ॉन्ट मैंने इसका बढ़ा दिया है। बच्चों ने कमेंट किया था कि फ़ॉन्ट सर बढ़ा दीजिए इसका, तो मैंने फ़ॉन्ट को भी इसको इंक्रीज कर दिया है। एक सेकेंड, इसको पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। हाँ, अब ठीक है। अब हम लोगों को पूरा स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि तो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन था। तो वो कौन थे? दोहरा लेखा प्रणाली का जो सिद्धांतों का प्रथम बार प्रयोग किया था तो वो किसने किया था? तो लूकास पेसियोली साहब ने किया था, अल्फ्रेड मार्शल साहब ने किया था, या फिर F.W. टेलर साहब ने किया था, या फिर हेनरी फ्योल साहब ने किया था। तो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित करने वाले जो लेखक थे, जो विद्वान थे, उनका नाम है लूकास पेसियोली। और वो कहाँ के थे और कब किया था? तो वो थे इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के। और उन्होंने 1494 ईस्वी में, कब? 1494 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, डी कंप्यूटिसेव स्क्रिप्ट नाम से एक पुस्तक लिखी थी, और उसी में इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लूकास पेसियोली। और ये क्वेश्चन आप लोगों को मालूम होगा, बच्चे को मालूम होगा जो तैयारी करता है, चाहे हम लोग हाई स्कूल से हम लोगों को ये बातें पढ़ानी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली, डबल अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम हम लोग वहीं पर सीखना शुरू कर देते हैं। लेखांकन समीकरण भी इसी पर आधारित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे कि ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, तो सरल कठिन का कॉम्बिनेशन ही पेपरों में बनता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कठिन पेपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इनको भी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, तो वो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि इंडिया में नहीं हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था? वो इटली में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि दोहरा लेखा प्रणाली का जो प्रारंभ है वो कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इटली इसका सही आंसर हो जाएगा। इटली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इटली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की उत्तर मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी चल संपत्ति नहीं है। चल संपत्ति मतलब कि यहाँ पर पूछा है करेंट एसेट्स। जो करेंट एसेट्स नहीं है, ये पूछा है नहीं है। ठीक है, तो डेप्टर्स हमारी करेंट एसेट्स नहीं है क्या? या फिर पूर्व दत्त व्यय जो है वो करेंट एसेट्स हैं या नहीं है? या फिर स्टॉक जो है वो वो चल संपत्ति नहीं है? या फिर क्रय जो है वो चल संपत्ति नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है कि निम्न में से कौन सी चल संपत्ति नहीं है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि चल संपत्ति से, तो चल संपत्ति की अगर हम लोग बात करते हैं, चल संपत्ति के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो ऐसी संपत्ति जो एक वर्ष में रोकड़ में परिवर्तित कर ली जाती हैं, कर ली जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें चल संपत्ति कहते हैं। उन्हें चल संपत्ति
उन्हें चल संपत्ति कहते हैं। अब चल संपत्तियां होती कौन कौन सी हैं, ठीक है, आती हैं, आप लोगों को मानते हैं। जैसे की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रोकड़, हस्तगत रोकड़ की बात करें जो हाथ में रोकड़ है, बैंक में रोकड़ है, बैंक में रोकड़ है, बैंक में रोकड़, ठीक है। और देनदार है, देनदार है, स्टॉक है, स्टॉक मतलब कि स्कंद जिसे कहते हैं, स्कंद रहतिया, पूर्वदत्त व्यय है, पूर्वदत्त व्यय है। और क्या है, बाजार प्रतिभूति हैं, बाजार प्रतिभूतियाँ, मार्केट सिक्योरिटी जिन्हें कहते हैं हम लोग, ठीक है। प्राप्य विपत्र हैं, प्राप्य विपत्र जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, प्राप्य विपत्र, ठीक है। तो ऐसी संपत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, जो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी संपत्तियों को चल संपत्ति कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संपत्तियों को क्या कहते हैं, चल संपत्तियां कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सी संपत्ति जो है वो चल संपत्ति नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लगाया है कि जो क्रय है वो चल संपत्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति की मूल कीमत से, संपत्ति की मूल कीमत से जो है, संपत्ति की मूल कीमत से, संपत्ति की मूल कीमत से संपत्ति खाता डेबिट किया जाएगा, संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है। और कुल ब्याज की धनराशि से, कुल ब्याज की धनराशि से खाली स्थान डेबिट किया जाता है। तो कौन सा खाता इसमें जो है वो डेबिट किया जाता है? क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति की मूल कीमत से संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है और कुल ब्याज की राशि से जो है वो उसको भी डेबिट किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो बताना है कि ब्याज खाते को हम लोग करते हैं, ब्याज संदेह खाते को करते हैं, या फिर विक्रेता खाते को करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी को करते हैं। तो इसका सही आंसर, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड थोड़ा सा इस क्वेश्चन का बढ़ाया है उन्होंने, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है, अगर हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग ये क्वेश्चन जो है किस्त भुगतान पद्धति का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है? किस्त भुगतान पद्धति का, किस्त भुगतान पद्धति का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब किस्त भुगतान पद्धति में अगर हम लोग जो है एंट्री डालते हैं तो वो क्या डालते हैं कि एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट करते हैं, और उसमें इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को भी उसमें डेबिट करते हैं, इसमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को भी डेबिट करते हैं। और 2 में क्या लिखते हैं? 2 में सेलर लिखते हैं। 2 में किसको करते हैं? क्रेडिट में किसको करते हैं? सेलर को करते हैं, जिससे हमने सामान खरीदा है। तो बीइंग को हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आता ही है कि एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, वहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा और सेलर का अकाउंट वहाँ पर क्रेडिट होगा। तो इसका राइट आंसर है कि क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति की मूल कीमत से संपत्ति खाता डेबिट किया जाएगा और ब्याज, कुल ब्याज की धनराशि से कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, जिसे ब्याज संदेह खाता भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब मैं आप लोग, अब एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो मैंने आप लोगों को ना पढ़ाया हो। उसमें आप लोग देख लीजिए कि 1 बाई 1 मैंने इसमें किस्त भुगतान पद्धति को और हायर परचेज सिस्टम को अलग अलग सेपरेट क्लासें ली हुई हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और डिटेल पढ़ना है और अच्छी तरीके से तो आप लोग बता दीजिए, मैं आप लोगों को अलग से और अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा, ठीक है। और अगर इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है तो भी आप लोग कमेंट जरूर करें, बताया जरूर करें, लाइक ज़रूर किया करें। आप लोगों के लिए ही ये वीडियो हम बनाते हैं और डेली बनाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। निम्न उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है
कोई कारण ही हो जाता है जिससे हम आपकी क्लासें नहीं बना पाते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आप लोगों की क्लासें डेली मिल जाएँ। निम्नलिखित में से कौन एक व्यावसायिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन सी जो है निम्न में से कौन सा एक व्यावसायिक क्रिया नहीं है, ये पूछा गया है। कि व्यावसायिक क्रिया जो इसमें पूछा गया है, जो ऐसी क्रिया जो हम लाभ कमाने के लिए करते हैं उन्हें हम इसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपना पुराना टीवी बेचकर 500 का लाभ कमाता है, तो ये क्या एक व्यावसायिक क्रिया है या नहीं है? एक बीमा कंपनी, एक लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बीमा कंपनी की क्रियाएं जो हैं वो व्यावसायिक क्रियाएं मानी जाएंगी, तो बिल्कुल मानी जाएंगी। इसमें हाँ है, बिल्कुल मानी जाएंगी। एक प्रोविजन स्टोर मतलब किराना भंडार जो चलाता है वो भी व्यवसायिक क्रिया का भाग माना जाएगा। एक होटल में खाना पकाना और बेचना ये भी व्यवसायिक क्रिया में आएगा। लेकिन जो एक व्यक्ति जो है पुराना टीवी बेचकर 500 का लाभ कमाता है, तो ये व्यवसायिक क्रिया नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है उसका काम पुराना टीवी है, उसका जो ओल्ड टीवी है उसको उसने बेचा है, उसका टीवी बेचने का काम नहीं है। ठीक है, ना ही वो एक इलेक्ट्रीशियन है, ना वो टीवी खरीदता है और बेचता है। ऐसा उसने एक जब कबाड़ मूल्य हो जाता है घर पर, तो लोग बेच देते हैं उसको, और बेचने से जो पैसा मिलता है उसको लाभ बोलते हैं। तो एक व्यक्ति पुराना टीवी बेचकर 500 का लाभ कमाता है। मान लो उस व्यक्ति ने 10,000 की टीवी ली है और कुछ दिन उसने चलाने के बाद उसको कितने में बेच दिया है? 10,500 में बेच दिया है। ठीक है, उसका काम नहीं है ये टीवी बेचने का, लेकिन उसने यहाँ पर लाभ कमाया है 500 रुपये का। ध्यान से देखो, 500 रुपये का लाभ कमाया है, क्योंकि उसने 10,000 की ली थी और 10,500 की बेच दी है, तो उसने 500 रुपये का लाभ कमाया है। तो ऐसा लाभ जो है वो हम लोगों का गैर व्यापारिक माना जाता है। कैसा लाभ? ऐसा लाभ जो गैर व्यापारिक आता है, गैर व्यापारिक होता है। ठीक है, गैर व्यापारिक होता है, तो इसलिए इसको व्यवसायिक क्रिया में नहीं जोड़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्यवसायिक क्रिया का अगर हम लोग आशय की बात करते हैं, तो व्यवसायिक क्रिया का यहाँ पर आशय लिख लेते हैं। व्यावसायिक क्रिया का मतलब यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि व्यावसायिक क्रिया का मतलब यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यावसायिक जब लाभ कमाने के उद्देश्य से लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय किया जाता है, तो ऐसी क्रिया को हम लोग व्यावसायिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऐसी क्रिया को हम लोग व्यावसायिक क्रिया में रख देते हैं। तो इतना जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मुझे यही मतलब है कि आप लोगों को कुछ बातें जो हैं वो समझ में ज़रूर आएँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कराने हैं सॉल्व, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बीच बीच में समझाना है, और आप लोगों को अगर प्रैक्टिस ही करनी है तो भी आप लोग बता सकते हैं। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के। लेखांकन में कभी कभी सत्य है, लेखांकन में कभी कभी गलत है, या लेखांकन में हमेशा ये सत्य है, या फिर विशेष परिस्थितियों में यह बात जो है वो सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है कि डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के, तो ये बात हमेशा सत्य होती है। तो ये बात, इसको सही आंसर जो है लेखांकन में हमेशा सत्य है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है। व्यापार के लिए 1 लाख रुपए का फर्नीचर क्रय किया, तो ये तो सौदा है, बिल्कुल है। ठीक है, अपने पुत्र की फीस 20,000 रुपये अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान की। ठीक है, कर्मचारियों का वेतन जो है वो 50,000 भुगतान किया, ये भी व्यापारिक सौदा है। 75,000 रुपये का माल क्रय किया, तो ये भी एक व्यावसायिक सौदा है। तो इसमें पूछा है कौन सा सौदा नहीं है। तो अपने पुत्र की फीस जो भरी है, आपने फीस को जमा किया है व्यक्तिगत बैंक खाते से, तो ये जो है वो व्यावसायिक सौदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में कि लेखांकन का मूल सिद्धांत पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट लागू होता है। कौन से खाते पर लागू होता है, या ये जो नियम दिया है ये किस खाते ने दिया है। लेखांकन का जो मूल सिद्धांत है पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, तो ये कौन सा खाता है, तो ये हम लोगों का कौन सा खाता है, ये व्यक्तिगत खाता है। कौन सा खाता है, ये व्यक्तिगत खाता है कि जो गिवर होता है, जो रिसीवर होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जो गिवर होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो ये पर्सनल अकाउंट में आता है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो व्यापारिक सौदा नहीं है। व्यापार के लिए 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो ये तो बिल्कुल है। ठीक है, कर्मचारी का वेतन जो है वो 6,000 भुगतान किया, बिल्कुल है, क्योंकि व्यापार में कर्मचारी लगे होते हैं, उनको वेतन भी देना होता है। लड़के की फ़ीस का भुगतान, तो ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है, अगर हम लोग बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो यहाँ से जो है आप कहेंगे कि लड़के की फ़ीस का 5,000 अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान किया, और लड़के की फ़ीस का 2,000 व्यापार से भुगतान किया। तो यहाँ तो व्यापार में हम लोगों ने कहा ये आहरण है, क्या है, आहरण है, तो इसको हम लोग ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, और 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पर जो है व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान किया है, तो ये एक व्यापारिक सौदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग सोच रहे थे कि वो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसके ऑप्शन इसमें बदल दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है। दोहरा लेखा प्रणाली से क्या आशय है। हम लोगों का देखो एक ही टारगेट है, कम समय में ज़्यादा अध्ययन करना। ठीक है, ये नहीं है कि 20-25 क्वेश्चन ले लिए और उनको 1-2 घंटे में सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। हम लोग फास्टली मूवमेंट करके फिलहाल प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस ही करेंगे, और जब डिटेल करनी होगी तब डिटेल करेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है, तो क्या आशय है, प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी लेन देनों को 2 खाते बनाए जाते हैं, या फिर सभी व्यापारिक लेन देनों को 2 बार लिखते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि दोहरा लेखा प्रणाली से जो आशय है, तो ये दोनों जो बातें हैं ये फिलहाल गलत हो जाती हैं। लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है डेबिट पक्ष और एक पक्ष होता है क्रेडिट पक्ष। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, एक व्यापारी पुस्तकों की संपूर्ण सेट नहीं रख सकता है और निम्नलिखित सूचना प्रदान करता है। ठीक है, पढ़ते हैं। उसने 10,000 रुपये से 1 जून 2004 को व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, उसने गत
उसने गत 6 महीने के दौरान 500 रुपये प्रति माह की दर से आहरण किया है। मतलब कि रुपए उसने 500 रुपये के हिसाब से 6 महीने से निकाले हैं। वर्ष के दौरान उसको 2000 की पूंजी लगाई उसने, वर्ष में उन्होंने 2000 की पूंजी और लगाई है। 31 दिसंबर 2004 को उसकी कुल संपत्तियां जो थीं वो 23,700 थीं। उसके लेनदार जो थे तो उसी तिथि को 3000 के थे और अदत्त व्यय जो हैं वो 500 के थे। तो उसका शुद्ध लाभ होगा। तो इसका शुद्ध लाभ क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर उसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने 1 जून 2004 को पूंजी कितनी लगाई है, 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये पूंजी लगाई है और उसने आहरण जो किया है 500 रुपये किया है, लेकिन कितने महीने में किया है, 6 महीने में किया है। और 500 के हिसाब से अगर करेंगे तो ये आहरण है। ये क्या है, आहरण का मतलब होता है यहाँ पर ड्राइंग से। ठीक है, तो आहरण कितना किया है, आहरण जो है वो किया है, आहरण ड्राइंग किया है 3,000 रुपये। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पूंजी में से आहरण को माइनस करेंगे, 10,000 में से 3,000 तो उसने निकाल ही लिए हैं। तो अब बचे कितने उसके पास, बचे कितने व्यापार में, 7,000 रुपये। उसने पुनः से पूंजी वर्ष के दौरान उसने कितने रुपए लगाए हैं, 2,000 रुपये। उसने पूंजी जो लगाई है फिर से, और उसने पूंजी जो लगाई है वो कितनी लगाई है, अतिरिक्त पूंजी। अतिरिक्त पूंजी जो लगाई है वो कितनी लगाई है, 2,000 रुपये पूंजी लगाई है। तो अब उसकी पूंजी कितनी हो गई, 9,000 रुपये। समझ में आया। अब देखो ध्यान से कि एक लेखांकन समीकरण अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है दायित्व, और दायित्व में यहाँ पर 2 बातें लिखी हुई हैं। और दायित्व में क्या बातें लिखी हुई हैं, दायित्व में लिखा हुआ है कि लेनदार प्लस अदत्त व्यय, लेनदार प्लस अदत्त व्यय। और लेनदार कितने के हैं, तो लेनदार दिए हैं उन्होंने 3,000 के, लेनदार दिए हैं 3,000 के, और 500 के दिए हैं अदत्त व्यय। तो कुल मिला के दायित्व कितने हो गए हम लोगों के, 3500 हो गए। दायित्व याद रखना है, दायित्व कितने हो गए, 3500 हो गए। अब लेखांकन समीकरण अगर हम लोग बात करते हैं, लेखांकन समीकरण की, लेखांकन समीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो वहाँ पर होता है संपत्ति बराबर पूंजी प्लस में दायित्व के। तो यहाँ पर तो संपत्तियाँ जो दी हैं, कुल संपत्तियाँ, कुल परिसंपत्तियाँ वो कितनी हैं, 23,700 की। हमारी पूंजी हमें पता नहीं है। ठीक है, मान लो पूंजी हमारी 9,000 है। ठीक है, 9,000 है, और दायित्व जो है वो हैं कितने, 3500 रुपये हैं। तो याद रखिए कि इनका टोटल जो है वो इनके बराबर होना चाहिए, इनका टोटल जो है वो इनके बराबर होना चाहिए। और अभी कितना हो रहा है, 9 3 12,500 और 23,700 इधर का टोटल है। तो जो अंतर है वही लाभ है, जो अंतर है वही लाभ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 23,700 में से हम लोग 12,500 को घटा देंगे तो बचे कितने हमारे पास, 2, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो कितने बचे, 11,200। तो ये पूंजी माराकर जुड़ जाएंगे, 11,200 का हमें लाभ हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 11,200, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा से करिए, एक एक बात मैंने आराम से एक एक बात समझाई है, आराम से करिएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि किसी लेन देन की खतौनी का अर्थ है उस लेन देन को किन्हीं 2 खातों में लिखना।
संबंधित खाते के डेबिट पक्ष में लिखना, या संबंधित खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखना, या फिर संबंधित दो खातों के उचित पक्ष में लिखना। तो इसका सही आंसर जो है, किसी लेन देन की खतौनी का जो अर्थ है, क्योंकि उसमें दो पक्ष होते हैं, एक एंट्री में दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर मिश्रित एंट्री हैं तो उसमें ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी लेन देन की जो खतौनी का जो संबंध है वो संबंधित खाते के दो उचित पक्षों में लिखना, इसका सही आंसर इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 14 नंबर में लिखा हुआ है कि बैंक ऋण पर ब्याज दोहरा खाता प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है। अगर हमें बैंक ऋण पर जो ब्याज देना है, बैंक लोन लेगी, बैंक से अगर हम लोन लेंगे तो हमें ब्याज देना होगा, और ब्याज अगर देना होगा तो उसे हम किस खाते में दिखाएंगे, तो उसे हम रेवेन्यू खाते में दिखाएंगे, शुद्ध रेवेन्यू खाते में दिखाएंगे, उसे हम शुद्ध रेवेन्यू खाते में दिखाएंगे, या फिर पूंजी खाते में दिखाएंगे, या फिर रोकड़ खाते में दिखाएंगे। तो बैंक ऋण पर अगर ब्याज दोहरा लेखा प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है, तो इसे हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे, उसे हम लोग कैश अकाउंट में दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एंट्री क्या डालते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट, और 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, 2 में कैश अकाउंट को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हम लोग किस खाते में दिखाते हैं, तो हम लोग रोकड़ खाते में उसको दिखाएंगे। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन अभी आप लोगों को कराया था कि दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के जो प्रवर्तक हैं वो पेसियोली निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के, इटली के, भारत के, या फिर जापान के। तो इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लगाया, बिल्कुल सही आंसर लगाया है कि वो कहाँ के निवासी थे, वो कहाँ के निवासी थे, वो इटली के निवासी थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों के लिखने की प्रणाली को कहा जाता है। द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों की लिखने की प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, उससे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं या दोहरा खाता प्रणाली कहते हैं। तो ये तो ऑप्शन गलत ही है। तो अब इन दोनों में बताइए कि द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित जो है वो लेन देनों के लिखने की प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा खाता प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कमीशन अग्रिम प्राप्त, अगर हमें कोई कमीशन है पहले एडवांस में प्राप्त हो गया है तो वो उसकी प्रकृति जो है वो कैसी है, अग्रिम प्रकृति का है तो वो वास्तविक है, वास्तविक खाते का है, या फिर वो अवास्तविक खाते का है। अगर हमें कमीशन अग्रिम रूप में प्राप्त हुआ है तो बताइए कि वो वास्तविक खाते में आएगा, या फिर वो अवास्तविक खाते में आएगा, या फिर वो व्यक्तिगत खाते में आएगा, किस खाते में आएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसमें जो आंसर लिखा हुआ है नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि नेक्स्ट ऑप्शन में कमीशन अग्रिम प्राप्त की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है व्यक्तिगत होती है। कैसी होती है, तो वो व्यक्तिगत होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का अभिलेखन किया जाएगा।
मतलब कि जो व्यवसायिक संपत्ति है और हमने उसका जो है उधार उसको बेचा है। कैसे बेचा है? उधार उसको बेचा है। तो अभिलेखन हम लोग करेंगे तो उसको हम लोग किस में करेंगे? उधार में करेंगे, तो रोकड़ पुस्तक में तो नहीं लिखेंगे, उसको हम विक्रय पुस्तक में लिखेंगे, या फिर उसको हम सामान्य रोजनामचा में लिखेंगे। तो हम उसको किस में लिखेंगे? तो इसका सही आंसर है कि उसे हम सामान्य रोजनामचा में लिखेंगे, तो जर्नल बुक में लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि व्यवसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का जो अभिलेखन है, अगर उधार माल का होता तो उधार अगर माल का होता तो हम किस में लिखते? तो हम लिखते विक्रय पुस्तक में। किस में लिखते? तो हम लिखते उसको विक्रय पुस्तक में। विक्रय पुस्तक जिसे हम लोग कहते हैं सेल्स बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग सेल्स बुक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा? मतलब कि किसमें जो है वो डेबिट शेष होगा, डेबिट बैलेंस किसमें होगा? तो बैंक ऋण में डेबिट बैलेंस होगा, पेशगी प्राप्त आय में डेबिट बैलेंस होगा, या फिर संदिग्ध ऋणों के लिए संचिति में डेबिट बैलेंस होगा, या फिर पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम में डेबिट बैलेंस होगा। ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इनमें निम्नलिखित में से मदों में से किस में डेबिट शेष होगा। तो इसका जो सही आंसर है कि पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम में जो है उसमें डेबिट शेष होगा। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि लेखा विधि में लेखे के दौरान सामान्यतः संपत्तियों एवं खातों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तिगत खाते का जो शेष है वो डेबिट शेष आता है। ऐसी स्थिति में दिए गए विकल्पों में पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम जो है वो डेबिट शेष इंडिकेट करेगा। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि किसी व्यवसाय की संपत्ति से आशय है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आप लोगों से लेखांकन समीकरण का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? तो ये लेखांकन समीकरण का ये लेखांकन समीकरण का क्वेश्चन है। और लेखांकन समीकरण बराबर क्या होता है? तो लेखांकन समीकरण बराबर होता है संपत्ति बराबर किसके होता है? तो संपत्तियां बराबर होती हैं किसके? पूंजी प्लस दायित्व के। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करते हैं तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है तो वो सही आंसर क्या हो जाएगा कि रोकड़ प्लस पूंजी के बराबर बिल्कुल गलत है। दायित्व प्लस पूंजी के बराबर, ठीक है। दायित्व यहाँ पर लिखा हुआ है दायित्व माइनस पूंजी, और यहाँ पर लिखा हुआ है दायित्व प्लस पूंजी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि दायित्व प्लस पूंजी जो है वो संपत्ति के बराबर होती हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्विप्रविष्टीय प्रणाली विवरण रखती है। द्विप्रविष्टीय जो प्रणाली है वो विवरण किस खाते में रखती है? तो वो व्यक्तिगत खाते में भी रखती है, वास्तविक खाते में भी रखती है, और नॉमिनल अकाउंट या नॉमिनल खाता जिसे कहते हैं तो इसी को कहते हैं अवास्तविक खाता, या इसी को कहते हैं नाममात्र खाता। तो द्विप्रविष्टीय जो प्रणाली है, द्विप्रविष्टीय प्रणाली जो है वो इन सभी में जो है विवरण रखती है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोहरा लेखा प्रणाली में डबल एंट्री सिस्टम में
जिसमें सौदों के दोनों रूपों का लेखा किया जाता है, इसके अंतर्गत हम लोग व्यक्तिगत खाता। अब व्यक्तिगत खाता में दो प्रकार के खाते होते हैं, वो होते हैं वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता। तो इनमें से कौन जो है वो चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता। और मैंने अभी बताया था देनदार एक चालू संपत्ति है और रोकड़ भी एक चालू संपत्ति है और स्टॉक भी एक चालू संपत्ति है। ये हम लोगों की ख्याति जो है वो कौन सी संपत्ति है, तो वो स्थायी संपत्ति है। स्थायी संपत्ति है और स्थायी संपत्तियां जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं दृश्य संपत्तियां, दृश्य स्थायी संपत्तियां, दृश्य स्थायी संपत्तियां, इन्हें कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। और इन्हें कहते हैं इनटेंजिबल एसेट, जिसे कहते हैं अदृश्य स्थायी संपत्ति। इसमें आते हैं हम लोगों की कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। ठीक है। और जैसे हम लोग बात करें ख्याति की, गुडविल की बात करें, तो ये सभी जो हैं अदृश्य स्थायी संपत्तियों में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, फिलहाल इसका सही आंसर ख्याति जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि दोहरा खाता प्रणाली प्रयुक्त होती है। दोहरा खाता प्रणाली प्रयुक्त होती है उपभोक्ता उद्योग के लिए, रसायन उद्योग के लिए, या फिर सार्वजनिक उपक्रमों के लिए, या फिर सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाओं के लिए। तो दोहरा जो खाता प्रणाली है वो कहाँ पर प्रयुक्त होती है, तो दोहरा खाता प्रणाली जो है वो सार्वजनिक उपयोगिता वाले संस्थाओं के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, वाली संस्था के लिए ये जो है प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ये किस में पूछा गया था, तो ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको देख लेते हैं कि शायद इसमें लिखा हुआ, देखिए यूपी पीसीएस प्री 1995 में ये क्वेश्चन जो है वो पीसीएस 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि दोहरा कथन एक में लिखा हुआ है कि कथन फर्स्ट है, कथन है कि दोहरा खाता प्रणाली में कंपनी के अंतिम लेखे उसकी परिसंपत्तियों की सच्ची हालत बताने में असफल रहते हैं। दोहरा खाता प्रणाली में जो हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें जो है परिसंपत्तियां जो बनाई दिखाई जाती हैं वो सच्ची हालत बताने में असफल रहते हैं। इसका कारण क्या लिखा हुआ है, कारण को देखते हैं। और कारण में लिखा हुआ है क्योंकि कंपनी की परिसंपत्तियां पूर्णतः क्षीण हो जाने पर भी अपने लागत मूल्य पर दर्शाई जाती हैं। अब नीचे दी गई संकेत योजना के अनुसार अपना उत्तर दीजिए। अब हम लोगों को उत्तर देना है, क्या उत्तर है इसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा लिखा हुआ है कि ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, या फिर ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो इसका सही आंसर जो है वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो कथन है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने सभी क्लासों को देखा। आज की क्लास में अगर आप लोगों को 14 नंबर की क्लास आप लोगों ने नहीं की हुई है, ये हम लोगों ने दोहरा लेखा प्रणाली में पार्ट 1 किया हुआ है और आज की क्लास में हम लोगों ने पार्ट
2 को किया हुआ है, तो इनको आप लोग ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को और भी क्लासें जो है देखनी है तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है कि ये हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें हम लोगों ने 14 क्लासें हो चुकी हैं। ये हम लोगों की 15वीं नंबर की क्लास जो है वो रहने वाली है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो पहली क्लास में हम लोगों ने लेखांकन परिचय की क्लास की हुई थी, लेखांकन परिचय की क्लास की हुई थी। दूसरी क्लास में हम लोगों ने आधारभूत लेखांकन शब्दावली के MCQ किए थे। उसके बाद हम लोगों ने कंपनी और कंपनी के प्रकार किए थे। इस प्रकार से हम लोगों ने 1 बाई 1 क्लासों को किया हुआ है, ठीक है। भले ही छोटी छोटी 10-10, 15-15 मिनटों की क्लासें हों, लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने आध घंटा मतलब 30-30 मिनट समथिंग हम लोगों की क्लासें जो हैं वो हुई हैं। तो इनको आप लोग ज़रूर करिए। ये पूरी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के सामने दिखाई है। इसका दिखाने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप लोग जाके आराम से चेकआउट कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि हम लोगों ने एक एक चीज़ को अलग अलग करके रखा हुआ है। ये नहीं है कि किसी में अलग मिला दिया, किसी में अलग मिला दिया। आप लोगों को ढूंढने में बिल्कुल सहजता होगी, ठीक है। अगली हम लोगों ने जो 4थी नंबर की क्लास अगर हम लोग दिखाते हैं, 4थी नंबर की क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने साझेदारी और की बात की थी। उसके बाद लेखांकन मानक की बात की है, भले ही ऊपर नीचे किया हुआ देखो लेखांकन समीकरण की भी क्लास की हुई है, ठीक है। उसके बाद जर्नल की 2 क्लासें, जर्नल की एक क्लास ये है और एक क्लास केस बुक अलग करके मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ठीक है, इनको क्लासों को ज़रूर करिए। मैं यहीं से शुरुआत करते रहूँ, मतलब कि जो टॉपिक आप लोगों के हो चुके हैं उनको वहाँ पर नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग क्रम वाइज इनको अध्ययन करने वाले हैं। अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो अगली क्लास में हम लोग सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। ये हम लोगों का TGT का सिलेबस है, इसको हम लोगों को अच्छी तरीके से अध्ययन करना है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार से तैयारी को करने वाले हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि SP एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है, और सभी लोगों को शेयर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।